में मैं हूं आपके साथ प्रियंका। कार्यक्रम आज का मुद्दा में हम बात करेंगे कि क्या आज की परिस्थिति में नाइट कर्फ्यू, जिसकी समय सीमा बढ़ाकर रात 8 बजे से लेकर अब सुबह 7 बजे तक कर दी गई है, वो कारगर हो पाएगी? क्या सिर्फ समय अवधि बढ़ा देने भर से जिम्मेदारी पूरी हो जाती है? क्या इससे संक्रमण की दर में कमी आ जाएगी? इसी पर आज हम बात करेंगे। नाइट कर्फ्यू कितना कारगर? कोरोना के बढ़ते केसेस को देखते हुए जिस तरह सीएम योगी ने टीम 11 के साथ वर्चुअली मीटिंग कर कई आदेश दिए हैं। योगी आदित्यनाथ ने कर्फ्यू के समय में बदलाव करते हुए 10 जिलों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इस दौरान पूरी सख्ती बरतने के निर्देश भी दिए हैं। अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, गोरखपुर समेत 10 जिलों में नाइट कर्फ्यू का समय बदल दिया गया है और इस आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने का निर्देश भी दिया गया है। इसके साथ ही साथ केजीएमयू, बलरामपुर हॉस्पिटल, टीएस मिश्र हॉस्पिटल, इंटीग्रल और हिंद मेडिकल कॉलेज को इंटीग्रेटेड और कोरोना अपडेट किए जाने के आदेश भी दिए गए हैं। साथ ही अगले 2 दिनों में यहां अतिरिक्त बेड उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम योगी ने कोरोना के चलते 15 मई तक 12वीं तक के सभी स्कूल बंद करने के निर्देश भी दिए हैं। इस अवधि में कोई भी परीक्षा आयोजित नहीं की जाएगी। साथ ही साथ ये तमाम आदेश दिए गए हैं। सीएम का यह भी कहना है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20 मई के बाद आयोजित कराई जाएं। सीएम की कड़ाई के बाद भी सवाल यही उठता है कि क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू से कोरोना पर अंकुश लगाया जा सकता है? आप ये देख सकते हैं तस्वीरें। ये वो तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिनके बारे में लगातार हम अपने दर्शकों को आगाह कर रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, आदेश हो जाते हैं सरकार की तरफ से, कागजों पर बड़े बड़े दावे कर दिए जाते हैं, लेकिन जब धरातल की बात होती है, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, नाइट कर्फ्यू की आप तस्वीरें लगातार देख सकते हैं। लेकिन सवाल हमारा यही है कि क्या सिर्फ नाइट कर्फ्यू भर से कोरोना के संक्रमण की जो दर है उसे हम रोक पाएंगे? जिस मुश्किल भरी स्थिति से आज हम गुजर रहे हैं, जिस स्थिति से हमें एक साथ मिलकर उबरना है, जिस स्थिति का सामना हमने 2020 में किया था, हम उभरे थे, एक बार फिर से उससे भयानक स्थिति हमारे सामने खड़ी है। क्या नाइट कर्फ्यू भर से उसका मुकाबला हम कर पाएंगे? और इसी बारे में आज बातचीत करने के लिए कि कितना कारगर हो पाएगा ये नाइट कर्फ्यू, क्या इससे कुछ फायदा मिलेगा, क्या इससे संक्रमण की दर में कोई बदलाव आएगा, ये महज खाना पूर्ति भर है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हैं। लखनऊ से अभिषेक सिंह हमारे संवाददाता जुड़े हैं। इसके अलावा कानपुर की यदि हम बात करते हैं तो मधुर मोहन संवाददाता कानपुर भी हमारे साथ जुड़े हैं। प्रयागराज से हमारे संवाददाता राहुल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों से हम बातचीत करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से धरातल पर नाइट कर्फ्यू उतर रहा है और किस तरह से लोग इसका पालन कर रहे हैं। साथ ही साथ जिन जिम्मेदार अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है नाइट कर्फ्यू लागू करवाने को लेकर, वो किस तरह से लागू कर रहे हैं नियमों को, इस बारे में भी बात करेंगे। जी, सबसे पहले अभिषेक जी आपके पास आती हूं और आपसे ही कार्यक्रम की शुरुआत करूंगी मैं। नाइट कर्फ्यू की बात हो गई है, लगातार इस बात पर बहस चल रही थी कि नाइट कर्फ्यू होगा, लॉकडाउन होगा, क्या होगा। लॉकडाउन के बारे में तो खैर अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई है, कुछ निर्णय नहीं लिया गया है। नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ा दी गई है, मात्र 2 घंटे अवधि बढ़ा देने से आपको क्या लगता है, क्या कुछ बदलाव हो पाएगा? जी अभिषेक जी। या बिल्कुल, इस वक्त हम लखनऊ के हार्ट ऑफ द सिटी कहे जाने वाले हजरतगंज के आसपास के इलाकों में ही मौजूद हैं और हम लगातार जायजा कर रहे हैं। यहाँ पर आज 8 बजे से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया था और हम सड़क पर मौजूद हैं। आप मेरे ठीक पीछे की तस्वीरें देख सकती हैं कि लोगों की सड़कों पर लगातार आवाजाही
पहले दिन हुए 8 बजे से नाइट कर्फ्यू के बाद लोग अचानक से, पिछले कुछ दिनों से 9 बजे, आज अचानक से त्वरित आदेश आया। इसके बाद से ही लोग अचानक से पैनिक क्रिएट हो गया और उसके बाद से ही दुकानों का शटर बंद करना शुरू किया, क्योंकि सूचना पहुंचते पहुंचते पहुंची लोगों तक। लेकिन आज से ही इसका अनुपालन जरूर देखने को मिल रहा है। हम सड़कों पर मौजूद हैं, सड़कों पर लोग अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। काम से जो लोग सुबह निकले होंगे वो लगातार देखने को मिल रहा है कि लोग अपने घरों की तरफ बढ़ रहे हैं और लगातार सड़कों पे उस तरह का रश देखने को मिल रहा है जो तकरीबन 9 या 9:15 बजे देखने को मिलता था, जो आज 8 बजे के करीब देखने को मिल रहा है। ये बात साफ है कि नाइट कर्फ्यू को लेकर के 1 घंटा पहले किए जाने को लेकर एहतियात बरती गई है, लेकिन लगातार इन्फेक्शन और लगातार इन्फेक्शन जो काउंट ऑफ डेथ है वो भी बढ़ता जा रहा है। देखना होगा सरकार इसको लेकर आगे आगामी तौर पर क्या कदम उठाती है। हालांकि चुनाव को लेकर के निर्वाचन आयोग ने संदेश जारी किए हैं बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से, वहां पर पूरी तरह सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया जा रहा है, वहां पर हर तरीके की एहतियात बरती जा रही है कि लोग कोरोना से ग्रसित ना होने पाए। और जो भी लोग वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ की बात की जाए, वो लगातार इस बात का ध्यान रख रहा है कि अगर किसी को भी सिम्टोमेटिक दिखता है तो उसे तत्काल वहां से हटाया जाए, आइसोलेट किया जाए। उसके टच में जो लोग आए हों उनका तुरंत ना सिर्फ टेस्ट हो बल्कि उन्हें भी आइसोलेट किया जाए। तो निश्चित तौर पर बेहद स्तर पर इंतजाम किए जा रहे हैं। यहाँ से कुछ ही दूरी पर ही जहाँ मौजूद है, वहां से कुछ ही दूरी पर ही आईसीसी मौजूद है, यानी इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फॉर कोरोना, और वहां पर भी इसी तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। लोग लगातार यहाँ से अपने घरों की तरफ जाते हुए आपको नजर आ सकते हैं, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अभिषेक जी, आपके पीछे की जो तस्वीरें मैं देख पा रही हूँ, जिस तरह से लोग जा रहे हैं, आपने सही कहा है, लोग घरों की तरफ जा रहे होंगे, रात का समय हो चुका है, लेकिन जिस तरह से आवाजाही लगातार लगी हुई है, कई लोग ऐसे भी गुजरे हैं जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया हुआ है। तो मेरा सवाल यहाँ पर यह होता है कि नाइट कर्फ्यू लगा तो दिया गया है, लेकिन कितना कारगर होगा ये नाइट कर्फ्यू? क्या बिल्कुल ये साफ है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद लगातार इस बात का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वर्चुअल तौर से ही वो इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जो भी जिले हैं जहां पर भी 2000 से ज्यादा केसेस आए हैं वहां पर इस को पूरी तरह से लागू किया जाए नाइट कर्फ्यू को, और नाइट कर्फ्यू के जरिए उस चेन को तोड़ा जाए जो चेन लगातार बढ़ी है और ये जो इंटेंस स्थिति पैदा हो गई है। साथ ही साथ मास्क की जहां तक बात की जाए, मास्क आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लोग पहने हुए हैं, क्योंकि नाइट कर्फ्यू हुआ उसके बाद से ही पुलिस की तरफ से भी चाकचौबंद व्यवस्था किए जाने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। लोगों के अंदर भी जागरूकता की जा रही है। ये न्यूज भी लगातार लोगों को ये बता रहा है कि मास्क और सावधानी कितनी जरूरी है, और इस स्ट्रेन में जितनी भयावह स्थिति पैदा हुई है, निश्चित तौर पर लगातार हर कोई उससे निपटने की कोशिश कर रहा है, और इस कोशिश में सबका, समाज का, सरकार का साथ देना बहुत जरूरी है। लिहाजा मास्क पहनना बहुत जरूरी है, और लोग भी लगातार सड़कों पर दिख रहे हैं मास्क पहने हुए, फिलहाल तो हमें नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, आपके पास वापस लौट कर आएंगे, और हमारे साथ प्रयागराज से राहुल मिश्र भी जुड़े हुए हैं। राहुल जी, आपके पास आऊंगी, और प्रयागराज की स्थिति के बारे में समीक्षा यहाँ पर करनी बनती है। लखनऊ की हमने स्थितियां देखी हैं, हालांकि जैसा कि हमारे संवाददाता अभिषेक जी ने बताया है कि लोग नाइट कर्फ्यू का पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, मास्क का भी प्रयोग किया जा रहा है। इक्का दुक्का लोग ऐसे भी दिखाई दिए जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन कार्रवाई उन पर की जाएगी जैसे ही पुलिस वालों की उन पर नजर पड़ेगी। यहाँ पर देखना होगा, आगे आने वाला समय बताएगा कि कितना कारगर होगा, लेकिन फिलहाल लोगों ने शुरुआत कर दी है। जो लागू किया गया उस पर पूरी तरह से अमल यहाँ पर करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। यदि हम प्रयागराज की बात करते हैं तो किस तरह की स्थितियां हैं, मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस समय सड़कों पर किस तरह का माहौल है प्रयागराज में। प्रयागराज में आज चुनाव का वायरल होने के बाद मतदाता जो दूसरी जगह चले प्रयागराज। जी राहुल जी, अपनी बात पूरी करें आप। है तो हमें क्यों नहीं हो सकता, उनकी सारी सुरक्षाएं दी गई हैं, उनके लिए सारी सुविधाएं हैं, तो हम इस चीज को मजाक न मनाएं और मजाक में न लेके सरकार का सहयोग करें। ये जनता आपस में बातें करते और ये कहते हुए जाते सुनने में आया। जी, क्या आपके आसपास कुछ ऐसे लोग भी दिखाई दिए हैं आपको जिन्होंने मास्क का प्रयोग नहीं किया है?
हाँ, मास्क का प्रयोग न करने वाले पे प्रशासन इतना जागरूक करने में लगी है कि 10 रुपए का मास्क आप नहीं ले सकते, लेकिन बीमार पड़ जाओगे तो ना जाएगा। इस चीज को सोच करके जनता अब जो है, जो नहीं ली है, उन्हें रुमाल से या तौलिया से अपने करके तब निकलते हैं। क्या कोई कार्रवाई भी अभी तक की गई है? यदि कोई व्यक्ति गुजर रहा है, मास्क नहीं है, तो क्या चालानी कार्रवाई जैसा कुछ किया गया है पुलिस विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा? प्रशासन इतना एक्टिव है कि अगर मास्क नहीं लगाया है, मास्क की सुविधा आपके पास नहीं है, तो वो उनके ऊपर चालान करती है और ये कहती है कि अगर नहीं माना जाएगा तो हम ब्लूटूथ ले लो आप, बैठा लिया जाएगा और बैठा के चालान कर दिया जाएगा। इस चीज की देते हैं। उससे अब जनता जो है, जनता सोचती है कि सही हो जाएगा, इसलिए वो मास्क के लिए अगली बार हम मास्क लगा के तब आएंगे। जी, आपके पास वापस लौट के आऊंगी। हमारे साथ मधुर मोहन जी भी, संवाददाता कानपुर, जुड़े हुए हैं। जी मधुर मोहन जी, कानपुर की यदि हम बात करते हैं तो कानपुर उत्तर प्रदेश में औद्योगिक रूप में बहुत महत्व रखता है। बिजनेस की यदि हम बात करते हैं, व्यापार की यदि हम बात करते हैं, तो कानपुर का एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका उत्तर प्रदेश के आगे बढ़ने में है, उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में है। ऐसे में जब नाइट कर्फ्यू लगता है तो यकीनन कुछ ना कुछ नुकसान जरूर नजर आएगा, लेकिन अच्छी राहत की बात यह है कि व्यापारी भी अब साथ दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि जान है तो जहान है, और इस समय की दरकार यह है कि फिलहाल कोविड की दर को किसी तरह कंट्रोल में लाया जाए। कानपुर की यदि मैं बात करूं तो आपसे जानना चाहूंगी किस तरह का नजारा आपको सड़कों पर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, यदि कानपुर बात करें तो पिछले 24 घंटे की बात हम करें जाए, 24 घंटे में 1290 केस आए, जिसमें 4 लोग की मौत के सामने बात आई है। लेकिन कानपुर को हम बात करें तो कानपुर में आप देख सकते हैं कि इसका कुछ भी असर देखने को नहीं मिलता है। हम अपने पीछे दिखाना चाहेंगे, आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ भीड़ रोडों में आज रात 8 से और सुबह 7 तक लॉकडाउन कर दिया गया, नाइट कर्फ्यू कर दिया, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान नहीं जो घर से बाहर ना निकल रहा, क्योंकि ये जो देश के मुखिया हो, मोदी जी या फिर प्रदेश के मुखिया हो, ये सिर्फ एक आदेश पारित करते हैं कि नाइट कर्फ्यू लगे, लेकिन जो उनके नीचे बैठे अधिकारी हैं, जो स्वास्थ्य महकमे के लोग हैं, जो शासन के लोग, प्रशासन के लोग हैं, वो सिर्फ एक कागजी खाना पूरी करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, कोई आदेश पारित नहीं करते हैं। आप साफ देख सकते हैं हमारे पीछे का जो हमने आपको दिखवाया अभी, कि कोई हर व्यक्ति घर के बाहर है, पुलिस कोई रोड में नहीं दिख रही, कोई चौराहे पे नहीं दिख रही, हर आदमी सिर्फ एक मजाक बनाए हुए। जी, आपके पीछे भी मैंने अभी कुछ लोगों को जाते हुए देखा है, मास्क का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो इस तरह के लोग जब सड़कों पर नजर आ रहे हैं तो क्या कोई कार्रवाई इन पर की जा रही है? क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक है आज की स्थिति में, जब लगातार हम के न्यूज़ के माध्यम से भी लोगों से अपील कर रहे हैं, प्रशासन अपील कर रहा है, सरकार अपील कर रही है कि ये ऐसा समय है कि ऐसे में मास्क का प्रयोग, कोविड की गाइडलाइंस का प्रयोग, 2 गज दूरी का प्रयोग बहुत ज़रूरी है। जो काम हमने पिछले साल किया था वो यदि हम एक बार फिर से करने में सफल होते हैं, तभी एक कोविड संक्रमण की दर को हम एक बार फिर से रोक पाएंगे, वरना स्थितियां पिछली बार से ज़्यादा खतरनाक हो चुकी हैं और इन्हें संभालना मुश्किल होगा। तो क्या इस तरह की कोई कार्रवाई आपके देखने में आई है? जी बिल्कुल, कुछ यदि आदेश की बात हम करते हैं, कुछ आदेश सिर्फ कागजों में होते हैं, जैसे कि आज ये दोबारा जो नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, 2 घंटे का और बढ़ाया गया, सिर्फ एक कागजी कार्रवाई हो रही है और कुछ नहीं हो रही। इससे पहले जो लॉकडाउन 10 से शाम 6 सुबह 6 बजे तक लगाया गया, उसमें भी सिर्फ आधे घंटे 1 घंटे पुलिस रोड में दिखती थी रात को, उसके बाद पुलिस चौराहे से नाराज हो जाती थी। अब यही फिर एक आदेश पारित हुआ है दोपहर को आज, कि शाम को 8 से सुबह 7 बजे तक होगा। इसका भी एक आदेश आप सामने आपको विजुअल दिखाई 2 मिनट पहले, कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी भीड़ चल रही है, रोड चल रही है, और आपको शासन प्रशासन का एक व्यक्ति नहीं दिख रहा होगा। कुछ जो कार्रवाई है सिर्फ कागजों में होती है, सिर्फ दिखाने के लिए होती है, अपने अधिकारियों को खुश करने के लिए होती है कि मैंने कार्रवाई की, 10 का चालान काट दिया जाता है, पूरा दिन का कोटा पूरा हो जाता है। लेकिन ऐसे करके यदि प्रशासन और ऐसे करेगा तो कोरोना रोक नहीं पाएगा। जी, इसके अलावा यदि व्यापार की हम बात करते हैं तो कानपुर में एक बड़ा व्यापारी तबका है जिन्होंने स्वतः ही सपोर्ट किया है सरकार को और आगे आए हैं। उन्होंने स्वयं ही समर्थन भी किया है और अपनी दुकानें खुद बंद की हैं, और साथ ही साथ अपील भी की है कि यह समय ऐसा है कि ऐसे में जरूरी है कि पहले संक्रमण की दर को कम किया जाए, व्यापार की जो भी स्थिति होगी उसको बाद में पटरी पर ले आया जाएगा। इस बारे में क्या कहना है आपका? बिल्कुल, ये उद्योग की बात करें, कितने भी बड़े व्यापारी हैं, छोटे व्यापारी, मुझे जानकारी ऐसी मिल रही कि कई ऐसे व्यापारी हैं जिन्होंने शाम 6 बजे से ही दुकानें बंद कर दी है जागरूकता के चलते।
जी बिल्कुल, यदि हम उद्योग की बात करें, कानपुर के जो व्यापारियों की बात करें, या छोटा सा बड़ा, वो प्रशासन शायद लोग मास्क लगा लीजिए भैया, हाथ से हाथ मिला के, कंधे कंधे मिला खड़ा है। लेकिन जो छोटे तबके के लोग हैं वो कहीं इस पालन को मानने तैयार नहीं है। और प्रशासन की बात करें, प्रशासन भी इन लोग को मानने तैयार नहीं। जैसे कि आज हम अपने कानपुर में चुनाव की बात करें तो सुबह 7 से जो 12 का एक जो लॉकडाउन चला था, उसमें तो आपने देखा था कि लोगों को मास्क वितरण किया जा रहा, सैनिटाइज। लेकिन 12 बजे से जो 6 बजे का एक जो सेकंड पीरियड चला है, उसमें ना मास्क वितरण किया गया, ना सैनिटाइज किया गया। कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन की भी बहुत लफड़े सामने देखने मिलती है। यदि शासन कोई आदेश करता है, प्रशासन उसको ढीला डाल देता है, प्रशासन कुछ ऊपर अपना आदेश पहुंचाता है तो शासन ढीला हो जाता है। तो कहीं ना कहीं सबके देखा जाए तो ऐसे सब गठ जोड़ के बैठे हुए हैं। यदि शासन का कोई आदेश ऊपर पारित हो रहा है तो प्रशासन उस पर यदि साथ दे तो कहीं ना कहीं कोरोना में कंट्रोल किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इस जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मधुर जी। और अपने तमाम दर्शकों को हम बता दें कि आज जब नाइट कर्फ्यू की अवधि बढ़ाई गई है तो हमने अपने संवाददाताओं की सहायता के माध्यम से, के न्यूज के माध्यम से आपको ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट दिखाई है। राजधानी लखनऊ की हमने आपको जानकारी दी है, राजधानी लखनऊ की तस्वीरें दिखाई हैं। इसके अलावा प्रयागराज में इस समय किस तरह नाइट कर्फ्यू का पालन किया जा रहा है, ग्राउंड जीरो से ये रिपोर्ट हमने दिखाने का आपको प्रयास किया है। इसके अलावा प्रयागराज के अलावा कानपुर में किस तरह की स्थिति है। कानपुर की जब हम बात करते हैं तो राजधानी लखनऊ के बाद उत्तर प्रदेश राज्य का एक बेहद महत्वपूर्ण शहर है कानपुर। पिछले बार भी जब कोरोना की बात आई थी, एक बहुत बड़ा तबका व्यापारी वर्ग का कानपुर में सपोर्ट कर रहा था कि किसी तरह सबसे पहले हमें कोरोना से लड़ाई लड़नी है, जंग जीतनी है, और उसके बाद एक बार फिर से मिलकर पटरी पर ले आएंगे व्यवस्था को। कानपुर को उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, आज से नहीं कहा जाता है, सदियों से कहा जाता है। ऐसे में जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं, जिम्मेदारियां आपकी भी बढ़ जाती हैं, हमारी भी बढ़ जाती हैं। और ये रिपोर्ट दिखाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि जनता को जागरूक किया जा सके, लोगों को और अधिक जागरूक बनाया जा सके। और अगर कहीं कमी रह जा रही है, लोगों में जागरूकता की कमी है, जानकारी की कमी है, तो वो जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से भी लोगों तक पहुंचा पाएं, क्योंकि ये इस समय की आवश्यकता है, समय की नजाकत है। यदि हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे, अपनी जागरूकता को आगे बढ़ाएंगे, लोगों को जानकारी देंगे, तो मुझे पूरा यकीन है कि के न्यूज़ के माध्यम से हम सब साथ मिलकर, जिस तरह 2020 में हमने कोरोना को कहीं ना कहीं मात दी थी, संक्रमण दर में हम कमी लाए थे, 2021 में भी हम कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास वैक्सीनेशन नाम का एक हथियार आज मौजूद है। सिर्फ देरी इस बात की है कि समय लगेगा वैक्सीनेशन में। पहले 60 साल के लोगों को, सीनियर सिटीजन्स को वैक्सीनेशन दिया जा रहा, इसके बाद खबर आई थी कि 45 साल के लोग अब आगे बढ़कर वॉलंटियर होकर वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इसके बाद फोकस अभियान भी चलाया गया। फोकस अभियान के तहत जो फ्रंटलाइन में जितने भी हैं, चाहे वो ऑटो चालक हो, चाहे वो सड़कों पर रेडी लगाने वाले लोग हों, चाहे वो पत्रकार हो, जो भी चाहता है वो आगे जा सकता है, अपना आधार कार्ड लेकर जा सकता है और वैक्सीनेशन लगवा सकता है, आगे बढ़ सकता है। ये तमाम जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से दे रहे हैं। 3 शहरों की हमने बात कर ली है, हम आगे भी बढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश में अब बात करते हैं कि किस तरह से गोरखपुर, गाजियाबाद में स्थितियां हैं, किस तरह से वहां पर लोग नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं और कितना सपोर्ट मिल रहा है नाइट कर्फ्यू का। सबसे पहले बात करेंगे गोरखपुर की। गोरखपुर से हमारे संवाददाता अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं। जी अनुराग जी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि गोरखपुर में इस समय नाइट कर्फ्यू की जो स्थिति है, सबसे पहले तो लोगों में कितनी जागरूकता है, लोग सड़कों पर निकल रहे हैं तो क्यों निकल रहे हैं, क्या जरूरी काम से निकल रहे हैं, और उसके अलावा यदि निकल भी रहे हैं तो क्या प्रॉपर जो कोविड गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है या कहीं कोताही बरती जा रही है? देखिए, जिस तरह कोरोना ने इस बार फिर से एक हाहाकार मचाई हुई है, लोग गोरखपुर में कोरोना जो गाइडलाइन उसका पालन करते हुए नजर आ रहे हैं, नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। आपको बता दें कि गोरखपुर में 2000 से ज्यादा होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने और जो नाइट कर्फ्यू का जो शेड्यूल था उसमें कुछ बदलाव आ दिया है। रात 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि गोरखपुर की पुलिस जो है वाहनों की चेकिंग कर रही है। जो लोग मास्क नहीं लगाए हुए हैं उनको जो है हिदायत दे रहे हैं और उनको चालान कर रहे हैं। जी, आपके पीछे मैं कुछ लोगों को देख पा रही हूँ, काफी लोग खड़े हुए हैं, मास्क का प्रयोग भी किया है। क्या कहीं आपको ऐसे लोग भी दिखाई दिए हैं जो आज की स्थिति में मास्क का प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं?
जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो लोग मास्क नहीं लगाते हैं उनके पास हमेशा की तरह एक ना कोई ऐसा बहाना होता है मास्क न लगाने का, कोई ऐसा बहाना लोग बताते हैं पुलिस को, जिससे लेकिन तब भी पुलिस जो अपना काम कर रही है, लोग जो मास्क नहीं लगा रहे उनका चालान काटा जा रहा है, और जो लोग मास्क किसी कारण नहीं लगा रहे उनको सख्त से सख्त हिदायत दी जा रही है। यहाँ पर गोरखपुर के नैनसा टोल प्लाजा पर हम खड़े हैं, यहाँ पर पुलिस ड्यूटी लगाई गई है, और जो है गोरखपुर के पुलिस जवान जो है गाड़ी को रोक रहे हैं, लोगों को रोक रहे हैं और मास्क पहनने के लिए जी, इसके अलावा अनुराग, अगला सवाल ये भी है कि लोग बाहर निकल रहे हैं, जरूरत की जो चीजें होती हैं, चाहे हम मेडिकल की बात कर ले, दवाइयों की बात कर ले, क्या ये तमाम चीजें मुहैया हो रही हैं आसानी से? क्योंकि नाइट कर्फ्यू हुआ, दुकानें बंद हो गई हैं, लेकिन यदि रात में किसी को जरूरत पड़ती है दवाइयों की, तो क्या मेडिकल स्टोर के बारे में जो स्थिति है वो मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, क्या खुले हुए हैं, क्या दवाइयाँ मिल पाएंगी यदि किसी को जरूरत होगी? जी देखिए, जैसा कि आपको बता दें कि गोरखपुर में भी ओपीडी बंद हो चुकी है। लोग छोटे मोटे, जैसा कि आप देखा जाता है कि छोटे मोटे परामर्श के लिए लोग छोटे छोटे डॉक्टर की परामर्श लेते हैं, और उसी तरह ऐसे कुछ छोटे छोटे मेडिकल स्टोर गोरखपुर में है जहां पर लोग अपनी दवा ले रहे हैं। ऐसा आपको बता दें कि गोरखपुर के सदर और मेडिकल कॉलेज में जो मेडिकल स्टोर है वो 24 घंटे खुले रहता है। कभी जी जी, आपके पास वापस आऊंगी। गाजियाबाद से जयवीर मावी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयवीर जी, जिस तरह से आज पंचायत चुनाव हुए हैं, आपने हमें पूरा जायजा दिया। अब नाइट कर्फ्यू की बात करेंगे। अवधि को बढ़ाया गया है, लोगों में जागरूकता फैलाने का पूरी तरह से प्रयास किया जा रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, प्रशासन को भी तमाम हिदायतें दे दी गई हैं कि कहीं कोई कोताही ना खुद बरती जाए, और यदि लोग कोताही बरत रहे हैं तो उनको समझाया जाए, साथ ही साथ चालानी कार्रवाई भी की जाए। क्या है वहां की ताजा स्थिति? देखिए, आपको ताजा स्थिति हम गाजियाबाद की बता देते हैं कि गाजियाबाद में क्योंकि प्रथम चरण का चुनाव था जो आज मतदान संपन्न हुआ है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पर खासी जिम्मेदारी थी चुनाव को शांतिपूर्वक तरीके से कराने की। ऐसे में तमाम पुलिस फोर्स चुनाव की ड्यूटी में तैनात था, चुनाव में लगा हुआ था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से देर शाम ये निर्देश आए हैं कि जो नाइट कर्फ्यू का जो टाइम है उसको बढ़ा दिया गया है, शाम को 8 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जो नाइट कर्फ्यू है उसको बढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो आम जनता है, उस आम जनता को इस चीज की जानकारी नहीं है, जिसको लेकर यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो अगर आम लोगों की बात करें तो आम लोगों को जानकारी का अभाव भी कहा जा सकता है। वहीं जो पुलिस प्रशासन है उसकी जो मुस्तैदी थी, जो उसकी जिम्मेदारी थी, कहीं ना कहीं पुलिस उस पर कहा जा सकता है कि जिस तरह पुलिस के ऊपर जो जिम्मेदारियां थी। जयवीर जी, माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। आपके पीछे मैं देख रही हूँ भारी संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं, काफी संख्या में नाइट कर्फ्यू की यहाँ पर बात हो रही है, और मैं जो लोग देख पा रही हूँ, मैं चाहूंगी क्या जानकारी आप उनसे ले सकते हैं कि वो किसी काम से घर से बाहर निकले हैं या यूं ही रात में टहल रहे हैं, क्योंकि जो संख्या मैं देख रही हूँ वो काफी हद तक ज्यादा है। जी, बात करते हैं हमारे साथ कुछ लोग हैं। क्या नाम है आपका? शौकीन, आप किस काम से निकले हैं अभी? क्योंकि नाइट कर्फ्यू का जो टाइम है बढ़ा दिया है। नौकरी करते हैं? कहाँ नौकरी करते हैं? गांधीनगर। ये शौकीन है जो दिल्ली गांधीनगर में नौकरी करते हैं, और अब क्योंकि अपनी नौकरी से वापसी आ रहे थे तो ड्यूटी से जो नौकरी रोजगार की बात करते हैं, जो गाजियाबाद जो शहर है, गाजियाबाद का दिल्ली एरिया से सटा हुआ क्षेत्र लौनी है। लौनी लगभग 20 लाख की आबादी है। यहाँ से रोजाना लाखों की संख्या में लोग दिल्ली रोजगार के लिए जाते हैं, वहां पर नौकरी करते हैं, काम धंधे करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग काम धंधे वाले लोग हैं उनके सामने बड़ी समस्या आने वाली है, क्योंकि दिल्ली से आने में समय लगता है। जो ऑफिस में जो कार्यालय का जो समय होता है वो कहीं ना कहीं 7 बजे 8 बजे तक। यहाँ पर पूरी तरह से जो लोग हैं, हालांकि जानकारी का भी अभाव है, लेकिन अगर बात करें इस समय यहाँ पर जो लौनी का मेन तिराहा है जहाँ पर ज्यादा व्यस्त कहा जा सकता है, भारी पुलिस बल यहाँ रोज तैनात रहता है, रोज पुलिस के कर्मचारी ड्यूटी पर तैनात होते हैं। लेकिन आज यहाँ पर अभी कोई पुलिसकर्मी तैनात नहीं है। जो पुलिसकर्मी वो अभी, क्योंकि जो मतपत्र है उनको भी यहीं पर आसपास में जो जगह है वहां पर रखना है, उनकी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी है। 6 बजे मतदान समाप्त हुआ है, तो ऐसे में जो लौनी पुलिस की हम बात करें तो कहीं ना कहीं बड़ी जिम्मेदारी है। सबसे पहले जो मतपत्र है उनको सुरक्षित कराना, उनको सुरक्षित रखना, और जो लोग हैं आम जनता की अगर हम बात करें तो आम जनता को कहीं ना कहीं लग रहा है कि
लॉकडाउन जैसी हो सकती है। हो सकता है कि लोग लॉकडाउन जैसे हालात को भी अब समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह से जो नाइट कर्फ्यू की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह समय बढ़ाया गया है, अब 8 बजे से सुबह 7 बजे तक का जो समय किया गया, तो कहीं ना कहीं जो कोरोना जैसी जो महामारी है, यानी कि कहा जा सकता है जो कोरोना का जो कुचक्र है, जो कोरोना की जो लगातार बढ़ोतरी है, कहीं ना कहीं करने का। बिल्कुल जयवीर जी, आपके पास वापस लौट के आऊंगी। गौतम बुद्ध नगर से अजीत सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी अजीत जी, आपसे जानना चाहूंगी कि गौतम बुद्ध नगर की यदि हम बात करते हैं तो वहां की क्या स्थिति है? फैक्ट्रीज भारी संख्या में हैं, फैक्ट्री का यदि समय सीमा समाप्त भी हो गई है, बंद भी हो गई है, तो लोग किस तरह से वापस जा रहे हैं और साथ ही साथ क्या कोविड गाइडलाइंस का पालन हो रहा है? क्या है ताजा स्थिति वहां की? जी मैं आपको बता दूं कि इस तरीके से आज नए नियम कर्फ्यू के लागे हुए हैं कि अब शाम के 8 बजे से सुबह के 7 बजे तक होंगे। इस भी जनपद में 2000 से ज्यादा केसेज आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं बता दूं, आप देख सकते हैं सामने दिखाया गया कि गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं लगातार। जी आपकी पीछे जाम की स्थिति बनी हुई नजर आ रही है, आप देख सकते हैं। और अगर मैं दिखाऊं, यहाँ पर एक पुलिस चौकी भी है गौतम बुद्ध नगर की, लेकिन यहाँ पर अभी फिलहाल कोई प्रशासन नजर नहीं आ रहा है, कोई चेकिंग नहीं हो रही। जो लोग आ रहे हैं जा रहे हैं उनकी कोई चेकिंग नहीं हो रही। हालांकि नियम लगाए गए हैं, ये साफ तौर पे कहीं ना कहीं लोग जो ड्यूटी काम पर गए तो शायद इन्हें पता भी नहीं होगा, कुछ लोगों को पता भी होगा, लेकिन यहाँ पर फिलहाल जो कोई चेकिंग नजर नहीं आ रही है। कर्फ्यू जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं, लगाए जा रहे हैं ताकि केसेस की संख्या जो कम हो, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कितना पालन किया जा रहा है कर्फ्यू का, क्योंकि ना यहाँ पर कोई चेकिंग हो रही है, ना कोई प्रशासन नजर आ रहा है। तो खासतौर पर केसेस की जो संख्या है बढ़ रही है, लेकिन कर्फ्यू का कहीं ना कहीं अनुपालन किया जा रहा है यहाँ पर। जी दिल्ली एनसीआर का इलाका है, यकीनन चलता फिरता इलाका रहेगा, लोग अपने कार्यालय से वापस लौट रहे हैं। मेरा सवाल यह है कि क्या मास्क का प्रयोग आपको प्रॉपर दिखाई दे रहा है या लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जो मास्क का प्रयोग अभी भी नहीं कर रहे हैं? अजीत, मेरा सवाल यह है कि क्या मास्क का प्रयोग प्रॉपर तरीके से लोग करते हुए नजर आ रहे हैं? जी मैं आपको बता दूं कि सभी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। सारी चीजों की जो देख रेख यहाँ पे की जा रही है, लेकिन यहाँ पे प्रशासन नजर नहीं आ रहा है। हालांकि लोग जो मास्क लगा कर जा रहे हैं, आ रहे हैं, गाड़ियों में भी लोगों ने मास्क लगाया हुआ है। कई लोग हमने देखा कि लोगों ने मास्क नहीं लगाया हुआ है। तो खासतौर पर लेकिन जो गाइडलाइन से कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया है उसका अनुपालन नजर आ रहा है। लेकिन हाँ, मास्क जो है लोगों के चेहरे पे नजर आ रहा है, क्योंकि लोगों के अंदर डर है, लेकिन एक मजबूरी जो कहते हैं कि ड्यूटी जाना है और आना है, इस चीज का जो लोगों के ऊपर प्रेशर है वो साफ दिखाई दे रहा है। अगर मैं चाहूंगा तो देखिए अभी कुछ लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब हो सकता है कि जिस तरीके से समय आगे बढ़ता जा रहा है, प्रशासन की गाड़ियां आती जाएंगी। अगर आप देख सकते हैं कि नोएडा पुलिस की गाड़ी भी आ चुकी है यहाँ सेक्टर 11 गौतम बुद्ध नगर। साफ तौर पे अब धीरे धीरे प्रशासन आ रहा है, चेकिंग होगी, लेकिन अभी फिलहाल क्या पुलिस के अधिकारी प्रॉपर तरीके से मास्क का पालन कर रहे हैं? आपसे जानकारी चाहूंगी। उनके चेहरे पर मास्क नजर नहीं आ रहा, लेकिन आप बोल सकते हैं कि अब खुद प्रशासन अगर मास्क नहीं लगाएगा तो कैसे काम होगा, कैसे लोगों को दिशा निर्देश दी जाएगी। जी जी बहुत आवश्यक है। फिलहाल जो तस्वीरें आपने हमें दिखाई हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से हम अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं कि आज हमने अपने कार्यक्रम के माध्यम से ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दी है, गौतम बुद्ध नगर से जानकारी आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, ताज़ा तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह से लोग वहां पर नाइट कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर का इलाका है। दिल्ली एनसीआर का इलाके में यदि हम राजधानी की बात करते हैं तो चलता फिरता इलाका रहता है, काम इतना अधिक रहता है, कामकाजी लोग निकलते हैं और एक लंबा समय लगता है घरों से, कार्यालय से घर पहुंचने में। तो ऐसे में नाइट कर्फ्यू लगाया जरूर गया है, लेकिन अभी भी जिस तरह से हम रोड पर लोग देख रहे हैं, भारी संख्या में लोग हैं, चाहे कार्यालय से घर की ओर वापस लौट रहे हो। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि मास्क का प्रयोग, कोविड गाइडलाइंस का प्रयोग होना चाहिए, जो कि होता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद की भी स्थिति जयवीर मावी ने हमें बताया कि 6 बजे चुनाव समाप्त हुए हैं, 8 बजे से
से कर्फ्यू लग गया है, लोग वापसी कर रहे हैं और जिनको ज़रूरत है वो निकल रहे हैं, जिनको ज़रूरत नहीं है उनके बारे में टोका जा रहा है, उनको जागरूक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। उसके अलावा गोरखपुर की भी स्थिति की हमने बात की, जिस तरह से केसेस बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, प्रशासन वहाँ पर भी पूरी तरह से मुस्तैद नज़र आ रहा है और आज के समय की ये दरकार भी है। अपने कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको 6 अलग अलग जगहों की रिपोर्ट दिखाई है, ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाकर ये जागरूकता लाने का प्रयास किया है कि इन तमाम जगहों पर लोग कोविड गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं, मास्क का प्रयोग कर रहे हैं। आपसे भी हमारा यही अनुरोध है कि अपने घरों से आप तभी निकलिए जब आपको कोई बहुत ज़रूरी काम हो। यदि आप मेडिकल हेल्प चाहते हैं या यदि आपको ज़रूरत के सामान की ज़रूरत है तो घर से एक सदस्य निकले, मास्क का प्रयोग करके निकले और घर वापस आके जो भी कोविड गाइडलाइंस है, हाथों को सैनिटाइज करना है, हाथों को धोना है। आप चाहें तो जो बाहर आने वाले आपके कपड़े हैं, जूते चप्पल हैं, आप उनको भी घर के बाहर ही रख सकते हैं ताकि आपके घर के अंदर किसी भी तरह से वायरस प्रवेश न कर पाए। ये तमाम वो जानकारियां हैं, जागरूकता है जिनके माध्यम से हम कोविड की ये लड़ाई लड़ सकते हैं। आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार ये प्रयास करते रहेंगे कि के न्यूज़ के माध्यम से आप तक ना केवल ताज़ा स्थिति को हम पहुंचाएं, बल्कि हमारी पूरी टीम की सहायता से हम आपको जागरूक भी बना पाए। हम स्वयं भी इन तमाम गाइडलाइंस का पालन कर रहे हैं और हमारा लगातार यही प्रयास रहेगा कि हम आपको आगे बढ़ चढ़कर कोविड गाइडलाइंस का पालन करने में आपकी मदद करें, जागरूकता फैलाएं। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से लगातार जानकारी हम देते रहेंगे, लेकिन वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर। मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा का नूर, नूर और नूर। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी। ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी
के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अब आपको दिखाते हैं सबसे पहले एक तस्वीर। अपनी टीम से मैं गुजारिश करूंगी कि सबसे पहले आपको दिखाई जाए लखनऊ के भैंसा कुंड की वो तस्वीर जो ये बताने के लिए काफी है कि हम आखिर किस मुहाने पर खड़े हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये तस्वीरें किसी बस्ती की नहीं बल्कि ये तस्वीरें हैं लखनऊ के भैंसा कुंड की। इन तस्वीरों की बात मैं इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये तस्वीरें आज की स्थिति में ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि आखिर कोविड महामारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते हम किस मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि भैंसा कुंड में अब एक बोर्ड भी लटका दिया गया है जिस पर साफ शब्दों में लिख दिया गया है प्रवेश निषेध। ऐसा क्यों किया गया है? आखिर क्या छुपा रहा है प्रशासन? इसके साथ ही साथ भैंसा कुंड में जब हम बात करते हैं तो एक तरह से पर्दा डाल दिया गया है ताकि अंदर की जो भी स्थिति है उसकी जानकारी बाहर किसी को ना मिल सके। क्या छुपाना चाहता है प्रशासन? ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से नीले कलर की इस चादर से पूरे भैंसा कुंड को ढका जा रहा है। पहली तस्वीरें मैं आपको दिखा रहे हैं जहां पर शमशान में जलती हुई चिताएं हैं। पहली नज़र में जब ये तस्वीर देखी जाती है तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि किसी बस्ती की ये तस्वीरें हैं, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें ये बस्ती की तस्वीरें नहीं हैं, ये भैंसा कुंड शमशान की तस्वीरें हैं। और ये जलती हुई जो रोशनी आपको दिखाई दे रही है, जलती हुई रोशनी नहीं है, ये जलती हुई चिताएं हैं। ये वो जलती हुई चिताएं हैं जिनके परिवार वाले उन तक पहुंच भी नहीं पाए। इतनी भारी संख्या में शवों को यहां पर जलाया गया है कि ये नज़ारा सामने आया है। ये तस्वीर यकीनन डरा देने वाली है और ये उस सच्चाई से हमें रूबरू कराती है जिससे हम चाहे जितना मुंह मोड़ने का प्रयास कर लें, हम मुंह नहीं मोड़ सकते। कोविड महामारी के चलते, कोरोना महामारी के चलते आज ये स्थिति है लखनऊ के भैंसा कुंड में। दूसरी तस्वीर में आप देख पा रहे हैं शमशान पर किस तरह से पर्दा लगाया गया है। यूपी में कोरोना से हो रही मौतों के बाद अब शमशान घाटों पर चिताएं जलने का सिलसिला तेज हो गया है। राजधानी में तेजी से हो रही मौतों को छिपाने के लिए नगर निगम पूरी तरह से कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि बैकुंठ धाम में जलने वाली चिताओं का वीडियो वायरल होने के बाद लखनऊ नगर निगम ने पर्दा डालकर अंदर जाने की मनाही कर दी। पर्दा आप देख पा रहे हैं जिससे कि चिताओं की गिनती ना की जा सके, मौतों के आंकड़ों को छिपाया जा सके। पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर शमशान में जलती हुई चिताएं दिखाई दे रही हैं और दूसरी तस्वीर में इसी पर पर्दा डालने का प्रयास किया जा रहा है। शमशान घाट में जलती चिताओं को लेकर आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। क्या कुछ कहा है संजय सिंह ने, आपको सुनाते हैं। लखनऊ में एक वीडियो वायरल हो रहा है सुबह से कि जो बैकुंठ धाम शमशान है उसको ढांकने की तैयारी हो रही है। यह है वो वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। पूरी सरकार इस बात में लगी हुई है कि कैसे शमशान को ढका जाए। ये बैकुंठ धाम के शमशान को ढकने के लिए पूरी तैयारी चल रही है। ये देख लीजिए आप। और ये क्यों चल रही है, ये तैयारी क्यों हो रही है? क्योंकि कल एक भयावह तस्वीर लखनऊ की आई जिसमें लाशें बिछी हुई हैं, लाशें जल रही हैं बैकुंठ धाम पर। ऐसी भयावह तस्वीर आई जहां पर कि आप उस दृश्य को देख के बर्दाश्त नहीं कर सकते। और ये जिस तरह
से यहाँ पर आप नेता संजय जी ने बोला है, वही बात हम भी उठा रहे हैं। खबर लखनऊ से है, जहां आलमबाग में अपोलो हॉस्पिटल में 70 से ज्यादा सुसज्जित बेड के साथ कोविड-19 सेंटर तैयार किया जा रहा है। क्या कुछ व्यवस्थाओं को मूर्त रूप दिया जा रहा है, इसी तमाम विषय को लेकर अपोलो हॉस्पिटल कोविड-19 स्पेशल सेंटर से जायजा लिया है और बातचीत की है हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने। कोरोना का जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है और लोग संक्रमित हो रहे हैं। वहीं सरकार भी इस विषय में चिंता जाहिर कर रही है और कार्ययोजना बनाकर अमली जामा भी पहनाया जा रहा है। इस समय हम खड़े हैं आलमबाग आशियाना के पास, जहां पर कोविड का ये हॉस्पिटल, स्पेशल हॉस्पिटल बनाया गया है कोविड सेंटर का, अपोलो हॉस्पिटल में। और इसके अंदर हम अपने सहयोगी को भी ले चलेंगे जो कैमरामैन है, और यहाँ पर देखिए कि किस तरह से ये जो कोविड का स्पेशल सेंटर बनाया गया है, पूरी गति दी जा रही है, कार्य को कैसे प्रगति दिया जा रहा है। अब देखिए तमाम लेबर और वर्कर लगे हैं, काम को पूरी तरह से मूर्त रूप दिया जा रहा है। इसके अंदर भी हम चलेंगे कि ये देखिए यहाँ पर बेड लगाए गए हैं, अत्याधुनिक ये कोविड सेंटर बनाया जा रहा है, ताकि जिस तरह से कोरोना का जो कहर है और उससे जो संक्रमित लोग हैं उनको किस तरह से उनको बचाया जा सके। तो आप देखिए तमाम जो वर्कर हैं, सहपाठी हैं, वो लगे हैं और रात दिन इनकी ही मेहनत का ये परिणाम होगा कि जब एक अच्छा ये सेंटर तैयार होगा, लोगों को मदद मिल पाएगी। और देखिए किस तरह से ये बेड लगा, तो एक तरफ जहां अस्पताल बनाने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ भैंसा कुंड की जो तस्वीरें हैं वो डरा देने वाली है। चर्चा की शुरुआत करेंगे और मेरे साथ सुरेंद्र नाथ दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, लखनऊ से जुड़े हुए हैं। आपको बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ धनंजय शुक्ला, नेता भाजपा, भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धनंजय जी, आपसे शुरुआत करूंगी। जिस तरह की जो तस्वीरें मैंने देखी हैं, अपने दर्शकों को दिखाई हैं, मेरे पास शब्द नहीं है बयां करने के लिए। मैंने अपनी पूरे जीवन में इस तरह का मंजर कभी नहीं देखा। आपका क्या कहना है? और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की तस्वीरें आती हैं, इस तरह की तस्वीरें जब आती हैं तो जनता संवेदनशील जरूर होगी, लेकिन कहीं ना कहीं जागरूक होगी। उसको अपनी भी जान की फिक्र होगी, अपने अपनों की भी जान की फिक्र होगी। इस पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों की जा रही है? धनंजय जो है, देखिए मैं सरकार जो है बिल्कुल पर्दा नहीं डाल रही है। देखिए जो भी चीजें हैं वो सामने है, और मुझे लगता है कि कोरोना एक महामारी बीमारी है जिसके तहत लोगों को बच के रहना चाहिए, और जो ये दिख रहा है उसके चक्कर में मुझे लगता है कि लोगों को सावधान भी होना चाहिए। मैं यही कहूंगा कि जो भी घटना है उससे बच के रहने को बचना भी है और लोगों से बचाना भी है जी। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें भैंसा कुंड की सामने आई हैं, पहले तो हमने तस्वीर देखी, जब तस्वीर वायरल हो जाती है तो उसको ढकने की क्या जरूरत पड़ रही है? देखिए मैं यही चीज बताना चाहता हूँ कि देखिए जी, बैकुंठ धाम में क्या कुछ सच्चाई है उसका हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया है। पहले आपको वो दिखा देते हैं। इस समय हम खड़े हैं राजधानी लखनऊ के बैकुंठ धाम पर, जहां पर तमाम डेड बॉडी को लाकर शवदाह का जो कार्यक्रम है वो किया जाता है। और आप यहां देखिए चर्चा का विषय ये 3 सेट बना हुआ है कि जिस तरह से कल देर रात का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें 25 से ज़्यादा लाशें जलती देखी गई थी, और शायद यही वजह है कि सरकार और सरकार की मशीनरी नहीं चाहती कि इस तरह के विजुअल बना के या वीडियो बना के कोई वायरल करे। हालांकि इस 3 सेट के लगाने के पीछे अगर सरकार और सरकार के जो अधिकारी की बात है, उनका साफ तौर पे कहना है कि ये कोविड प्रभावित क्षेत्र है, इसके अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। अगर वो उल्लंघन करेगा तो महामारी एक्ट के तहत जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका असंवैधानिक तरीके से अगर कोई अंदर जाएगा और कोविड के निर्देशों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर, यानी मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई की जाएगी। आ नहीं सकते इस कारण लगाया गया। लेकिन हम तमाम लोगों की राय भी लेंगे जो लगातार यहाँ आ रहे हैं। और क्या नाम है आपका? सुजीत सिंह माधवा। वेरी सॉरी टू से कि मेरा सन ओनली 37 ईयर्स ओल्ड
expired yesterday night only because of the lack of their negligence of your doctors and so on. इंडिकेटेड में मेरा बेटे का एडमिशन किया गया। रात को 8:20 पे मेरे को बेटा फ़ोन कर रहा है, पापा मेरे को यूरिन की प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ कोई नहीं आ रहा, मेरा गैस का वो है, मेरे को लगाया जाए। तो मैंने कंट्रोल रूम में फ़ोन किया तो कंट्रोल रूम कहते हैं अरे सुन के आधा घंटा पौना घंटा लग सकता है। बार जब कोरोना का संकट आया था तो सारे लोगों ने एक प्रण लिया था कि उसमें सरकार ने भी प्रण लिया था और सरकार की मशीनरी को ये कार्य को अंजाम देना था कि आखिर इस तरह के अगर संकट आते हैं तो हमको कैसे निकलना है इस संकट से। इसके भी बजट इंतजाम सरकार को करने थे और उन्होंने किया भी था, लेकिन अव्यवस्था इस बात की गवाह है कि जो भी सरकार की मशीनरी काम कर रही है वो बहुत अच्छी नहीं है। कैमरामैन रियाज के साथ उमेश मिश्रा, के न्यूज, लखनऊ। तो यहाँ पर हमारे संवाददाता उमेश मिश्रा ने जो तस्वीर दिखाई है, जिस तरह से उनके साथ में जो व्यक्ति थे जो बात कर रहे थे, केवल 37 साल का उन्होंने अपना बेटा खो दिया है और बेटा उन्होंने खोया है लापरवाही के चलते। पिछले साल जब कोविड से हम लड़ रहे थे, हमारे पास अनुभव नहीं था, हमारे पास जानकारी नहीं थी, कोरोना महामारी हमारे लिए नई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मंशा ज़रूर थी और वही मंशा थी जिसकी वजह से हम कहीं ना कहीं कोरोना को हरा पाए। ऐसे में तमाम अधिकारी जो थे, जो लोग थे, उनके अंदर कहीं ना कहीं जज्बा था कि लोगों को जानकारी दे रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे। लेकिन आज 1 साल बाद 2021 में जब खड़े हैं तो लापरवाही की इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। सबसे पहले तो इस तरह की तस्वीरें कि यदि कोई बीमार है, कोई सलाह मांग रहा है, कोई राय मांग रहा है, तो चाहे वो सीएमओ का पत्र लेकर आ जाए, चाहे वो बड़े से बड़े व्यक्ति की सिफारिश लेकर आ जाए, उसे वेंटिलेटर नहीं मिलता है, उसे बेड नहीं मिलता है। और वेंटिलेटर और बेड की तो बातें जाने दीजिए, जैसे ही लोगों को पता चलता है कि व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव है, अस्पताल के कर्मचारी तक जहमत नहीं उठाते हैं व्यक्ति की कोई सहायता करने की। ये ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से ही आज इतनी लाशें हम भैंसी कुंड में जलते हुए देख रहे हैं। हमारे साथ सुरेंद्र नाथ दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र नाथ जी, ये तस्वीरें देखने के बाद मैं बार बार कह रही हूँ, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं हैं जिन शब्द के माध्यम से मैं ये बयां कर पाऊँ अपने दर्शकों को, मैं कुछ कह पाऊँ। ये तस्वीरें ना मैंने अपने जीवन में आज तक कभी देखी, ना मैं देखना चाहती हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है मैं कभी देखूंगी नहीं। हाँ, ये एक भयावह मंजर है जो देखने को मिल रहा है और जिस ढंग से अब प्रशासन उसको छिपाना चाहता है, इससे पूरे लखनऊ में और उसके साथ ही साथ प्रदेश में भय का वातावरण हो गया है कि पर अगर सरकार उसमें सही रिपोर्टिंग करे तो लोगों को पता चले कि भाई आखिर क्या हुआ, कितने लोग मरे। फैक्ट छिपाए जा रहे हैं, ये बात पूरे वातावरण में है। और सबसे हास्यास्पद बात क्या है कि जो प्रोटोकॉल की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए थी वो कौन देता है? हमारे लिए आइडियल्स कौन है? नेता है, दूसरे लोग हैं। यहाँ चल रहा पंचायत का चुनाव, आप वहां देखे जाके वहां कौन मास्क लगा के घूम रहा है, कौन सोशल डिस्टेंसिंग कर रहा है, कौन हैंड सैनिटाइज कर रहा है, नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल यहाँ स्थिति हो गई कि आप बता रहे हैं कि ऑक्सीजन और बेड की बात कर रहे हैं। अरे हॉस्पिटल में ये कोविड टेस्ट नहीं हो रहे हैं। आज मेडिकल कॉलेज का जो सेंटर था उसको भी बंद कर दिया गया है और एक ऐसी पेचीदी प्रक्रिया से बता दी गई है कि कोविड कमांड सेंटर को आप फोन करेंगे, फिर आपका हाल चाल लिया जाएगा, फिर ये देख करके आपकी क्या मदद की जाए तब आपको बताया जाएगा कि कौन से हॉस्पिटल में आप जाइए। तो एक तो वैसे ही लोग हैं, इससे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ है और पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो हमारा फेल हो गया है। हमें इसमें किसी की आलोचना करने के बजाय ये सोचना चाहिए नागरिक को भी और सरकार को भी कि भाई आलोचना करके या पर्दा डाल करके कोविड भाग नहीं जाएगा। एक ऐसी महामारी जिसने हमको बता दिया कितनी चाहे तरक्की कर लें, कितना एडवांस हो जाए टेक्नोलॉजी में, साइंस में, लेकिन प्रकृति की एक महामारी ने पूरी दुनिया, इंडिया की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया को ऐसी स्थिति में ला दिया है जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा कि हम कैसे लड़े। डबल म्यूटेंट की बात आ रही है और ये सब बातें हफ्ता भर पहले से आ गई थी,
यहाँ तो लोगों ने ये सोचा था कि कोविड गया, अब चुनाव लड़िए, आगे के काम करिए, और सारा अचानक जब आ गया तो हमारे पास कोई तैयारी नहीं। सुरेंद्रनाथ जी, मेरा सवाल ये है कि पिछले साल जब हम कोरोना से लड़ रहे थे तो हमारे पास अनुभव नहीं था, वैक्सीन भी नहीं थी, तब एक डर था। डर ये था कि यदि बीमारी हो जाएगी तो कैसे लड़ाई करेंगे हम उससे, क्या उसका इलाज है, कुछ जानकारी नहीं थी, बिल्कुल नया मामला था। लेकिन इस बार हमारे पास एक हथियार है, वैक्सीनेशन है। अब ऐसे में हमें केवल कोविड गाइडलाइंस का पालन करना है, थोड़ा धैर्य बरकरार रखना है। सीनियर सिटीजन्स की बारी आ चुकी है, 45 साल के लोगों की बारी आ चुकी है, फोकस अभियान की शुरुआत हो चुकी है। इसके अलावा जो बाहर निकल रहे हैं वो वॉलेंटियर होकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो ऐसे में अब केवल यदि हम पेशेंस रखें, धैर्य रखें, तो आपको नहीं लगता कि हम लड़ाई लड़ सकते हैं? ऐसे में सरकार को क्या जरूरत है कि इन तमाम ऐसी चीजें जिनके माध्यम से हम जनता को जागरूक बना सकते हैं, इन चीजों का हम हथियार के तौर पर प्रयोग कर सकते हैं और जनता के अंदर एक बार फिर से जागरूकता ला सकते हैं, उन पर पर्दा डाल रहे हैं हम? ये सबसे गलत बात है भाई। अगर भयावह स्थिति है, कोरोना से लोग मर रहे हैं, तो जाहिर है सरकार तो उसमें जो मैक्सिमम मदद कर सकती है, हॉस्पिटलाइजेशन, ऑक्सीजन, वही करेगी ना। लेकिन जब उस बात को छिपाया जा रहा है तो लोगों में भ्रम है, पता नहीं कितने लोग मर गए हैं, कोई व्यवस्था है। और आज हालत यह है कि पूरे शहर में कहीं टेस्टिंग की कोई व्यवस्था नहीं है, लोग इधर उधर मामले घूम रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जो टेस्ट के लिए लाइनें लगती थी, उसकी वजह से कल 6-7 जिलों के वो क्या कहते हैं ओपीडी बंद कर दिए गए थे हॉस्पिटल। आप बताइए, हॉस्पिटल में ओपीडी बंद कर देंगे, डॉक्टर देखना बंद कर देंगे, मेडिकल कॉलेज का सेंटर आपने बंद कर दिया जहां एक्चुअली लैब टेस्ट होता था, तो आप क्या चाहते हैं? मैं एक पत्रकार के लिए बता रहा हूँ कि आज मुझे ये नहीं मालूम है कि इस शहर में अगर कोई आदमी कोविड सीरियस हो जाए, जो होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं, लेकिन अगर कोई कोविड पेशेंट सीरियस हो जाए तो उसका कैसे टेस्ट होगा, कैसे वो हॉस्पिटलाइज होगा, सब पूरा भगवान भरोसे है। मुझे लगता है कि नहीं, इसको छिपाने के बजाय पूरे ढंग से इसको एक टीम बननी चाहिए और लोगों को खुलेआम प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम बताया जाए कि देखिए ऐसी सिचुएशन आ गई है, अब हम इसको संभालने के लिए ये कर रहे हैं, जनता इसको ध्यान रखे। जी सुरेंद्रनाथ जी, यहाँ पर बहुत दो मुही बातें नजर आती हैं। एक तरफ तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है, हर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और तमाम जानकारी दी जा रही है, कोविड हेल्पलाइन का नंबर दिया जा रहा है, जनता को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो सच्चाई वाले आंकड़े हैं जिनके माध्यम से जनता अपने आप अपनी जिम्मेदारी समझ सकती है, उसको छुपाया जा रहा है। आप का नंबर करके डायल करके देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि वहां से क्या रिस्पांस मिलता है। जैसे मेडिकल कॉलेज का मैंने आपको बताया, वो डीएम ने आदेश दिया कि वो सेंटर बंद कर दिया गया। अब क्या करेंगे पता नहीं। जी लोग सीएमओ का पत्र लेकर जा रहे हैं, उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, डीएम को कॉल कर रहे हैं, वो कॉल नहीं उठाए जा रहे हैं, तो ये क्यों ढोंग रचा जा रहा है हेल्पलाइन के नंबर का? वो पता ही नहीं चल रहा कि किसको हमें कांटेक्ट करना है, कहां से हमको दवा मिलेगी, कहां हमारी टेस्टिंग होगी। और ये जो मतलब 15 दिन से तो लोगों को मालूम था कि ये सिचुएशन काफी सीरियस होने वाली है। देखिए हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं। हमारे वरिष्ठ पत्रकार है, मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। धनंजय जी आपके पास आती हूँ मैं। आपसे मैं कई बार ये सवाल कर चुकी हूँ, जब केंद्र का बजट आया था, कोविड को लेकर एक बहुत बड़ा बजट दिया गया था, राज्य सरकार को भी अच्छा खासा बजट कोविड को लेकर दिया गया है कि हम वैक्सीनेशन पर रिसर्च कर रहे हैं, हम फला चीज कर रहे हैं। जब इतना बड़ा बजट कोविड के लिए रखा गया है तो जो अधिकारी रिसर्च के होते हैं, क्या उन्हें इस बात की अंदेशा बिल्कुल नहीं होता है कि सेकेंड वेव आने वाली है, हमें उसके लिए प्लानिंग करनी चाहिए, हमें उसके लिए तैयारी। मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ, कल भी कह चुकी हूँ कि हम साधारण अपने घरों की बात करते हैं, घर भी हम चलाते हैं तो हम 2 महीने का बजट बना के चलते हैं कि इस महीने ये करेंगे, अगले महीने वो करेंगे। सरकार क्या ये नहीं देख पा रही थी कि 2020 में कोविड आया है तो 2021 में जब सेकेंड वेव आएगी या दोबारा से अगर बढ़ जाता है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? क्यों नहीं प्लानिंग की गई? क्या बुद्धिजीवियों की कमी है? क्या बुद्धिजीवियों की कमी है हमारे पास?
जी धनंजय जी आपसे सवाल है मेरा। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार पहले भी, जब पहले कोरोना शुरू हुआ था तब भी लगातार लोगों की जी संपर्क हमारा हो नहीं पाएगा। सुरेंद्र नाथ जी, आपसे मैं सवाल यही करना चाहूंगी, रिसर्च विंग की हम बात करते हैं, कोई भी बीमारी हो दुनिया में सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके पीछे का कारण क्या है, क्यों है। रिसर्च की हम बात करते हैं तो तमाम वेरिएंट्स के बारे में, म्यूटेंट्स के बारे में हमें लगातार जानकारी मिल रही है। तो ये जानकारी क्यों नहीं हमारे पास आई कि कोविड की सेकेंड वेव आएगी, और उसके बाद प्लानिंग क्यों नहीं की गई कि हम किस तरह लड़ेंगे? एक आपका सिस्टम बना हुआ है, जानकारी निश्चित होगी, उसके लिए कोई तैयारी नहीं है। और क्या सरकार कैसे काम करती है, जो हमारे प्रवक्ता हैं, बहुत युवा प्रवक्ता हैं धनंजय जी, वो जिस ढंग से सफाई दे रहे हैं कि हम पहले भी बहुत मजबूती से काम कर रहे थे और अभी भी बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं। जो तरीका है सरकार का बताने का कि नहीं कहीं कुछ गड़बड़ नहीं, इसीलिए गड़बड़ी है। आप स्वीकार कीजिए कि गड़बड़ है, ताकि पब्लिक आपसे पूरी तरह कोऑपरेट करे। पब्लिक को अपनी जान बचानी है, ऐसा नहीं, और सरकार भी ऐसा नहीं चाहती कि कोई हम लोगों को दोस्ती मार देना चाहती। लेकिन पहले आप ये तो समझे कि बीमारी क्या है। आप कह रहे हैं कि नहीं हम पहले बहुत अच्छा कर रहे थे, अभी भी अच्छा कर रहे हैं। सारी समस्या की जड़ ये है, जब तक सरकार और इनकी पार्टी के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करें कि हाँ लैप्सेस हैं, कहीं ना कहीं बड़ी चूक हो रही, जिसकी वजह से हमें शमशान घाट पर एंट्री बैन करनी पड़ी। जहां एंट्री बैन करनी है वहां चुनाव हो रहा है, जहां मास्क चाहिए वहां मास्क नहीं है, सैनिटाइजर नहीं है, और जो मर गए हैं उनकी जानकारी आपको न मिले, इसके लिए आपको पर्दे में रखा जा रहा है। जी सुरेंद्र जी, इसके अलावा क्या कहीं ना कहीं नगर निगम ने, प्रशासन ने हथियार डाल दिए हैं, सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ दिया है? मुझे लगता है कि नगर निगम इज नॉट फुली इक्विप्ड। या तो उनके पास पैसे का कोई अचानक इशू आ गया है, या उनको कोई सही ढंग से डायरेक्ट नहीं कर रहा है। वरना अभी एक 4-5 दिन पहले तक इतनी स्थिति खराब नहीं थी। एक हफ्ता पहले तो मैं डेफिनेटली बता सकता हूँ कि मैं हॉस्पिटल्स में गया एक आध जगह, तो देखा मैं काम हो रहा था। ये अचानक जो 4-5 दिन का झटका आया, तो ठीक है, प्रदेश भर में मान लीजिए लखनऊ में 4000 लोग हुए होंगे, तो 4000 लोग इतनी बड़ी राजधानी के लिए कुछ होते नहीं है, और हॉस्पिटल भी है यहाँ बहुत से। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पर, एग्जीक्यूशन के लेवल पर कोई बड़ा लफड़ा होगा, कोई बड़ी प्रॉब्लम हो गई जिसकी वजह से अफरा तफरी है। वरना ऐसा नहीं होना चाहिए था। और मान लीजिए अगर लोग मरे हैं तो उसको छिपा क्या करेंगे? भला आप छिपा देंगे तो क्या वो मरे लोग जिंदा हो जाएंगे? ये जो आपकी संवेदनहीनता है, इससे लोग बहुत दुखी और चिंतित भी हैं। वो बहुत डरे हुए कॉमन मैन, कि उनको लगता है पता नहीं क्या हो रहा है यार, कौन मर रहा, कैसे मर रहा, क्या नहीं हो रहा। अब आप देखिए जो बैकुंठ धाम है वो कोविड फ्यूनरल प्लेस नहीं है। वहां कौन सा फ्यूनरल जो है कोविड का हो रहा, कौन सा नहीं हो रहा, कुछ नहीं। वहां जो लोग जा रहे हो इससे ज्यादा संक्रमण भी फैला रहे होंगे। लेकिन है कोई उसकी प्लानिंग ही नहीं कि कैसे क्या करेंगे और कैसे इस बातों समय की। जी सुरेंद्र नाथ जी, समय की हमारे पास कमी है, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। साथ ही साथ धनंजय जी, आपने भी अपना समय हमें दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर एक बार फिर से अपने दर्शकों को मैं यही बताना चाहूंगी कि ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इसके पीछे का उद्देश्य, ये बैकुंठ धाम की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ताज़ा तस्वीरें, आज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल की जो तस्वीरें उन पर हम बात कर रहे थे, लेकिन ये आज की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। ढकने की कोशिश जरूर की गई है, लेकिन कहां तक ढकेगे प्रशासन, कहां तक ढकेगा नगर निगम, ये आप देख सकते हैं। गिनती यदि यहाँ आप अपने घरों से बैठ के करना चाहे तो आप कर सकते हैं गिनती। ये बिल्कुल उस तरह की तस्वीरें हैं जिनके बारे में बनारस में बात की जाती थी, मणिकर्णिका घाट की बात की जाती थी। माना जाता था कि मणिकर्णिका घाट एक ऐसा घाट है जहां पर हर समय लाशें जलती हैं, लाशों का धुआं कभी कम नहीं होता। आज मणिकर्णिका घाट और इस बैकुंठ धाम में कोई अंतर नजर नहीं आ रहा, बल्कि तस्वीरें उससे भी ज्यादा भयानक हैं। और ये तस्वीरें भयानक हैं सिर्फ हमारी लापरवाही के चलते,
सिर्फ हमारी कमी के चलते, क्योंकि हमने प्लानिंग नहीं की, क्योंकि हम तैयार नहीं थे, क्योंकि हम अलर्ट नहीं थे, हम जागरूक नहीं थे, यही वजह है कि आज ये नज़ारा हम सामने देख पा रहे हैं। तमाम हिदायतें आती हैं, तमाम आदेश आते हैं ऊपर से, लेकिन जिस तबके को अमल करना है, जो जिम्मेदार तबका है, वो तबका कहीं ना कहीं कमी करता है और उस कमी का खामियाजा आज हम ये तस्वीरें देखकर